हो रहा है कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर एंड हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम एन आईआईटीएन। तो भाई दोनों में अंतर क्या है? तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो आईआईटीएन है वो भी इंजीनियर होता है, और जो इंजीनियर होता है वो भी आईआईटीएन होता है। द टर्म इज कि they should target to become an engineer, not an IITian। मतलब कि अगर आप इंजीनियर अच्छा बनते हैं तो डेफिनेटली IITian बन सकते हैं, अगर IITian बनते हैं तो इंजीनियर तो बनेगी ही बनेगी। तो लेट्स नॉट फोकस ओनली ऑन बिकमिंग एन IITian कि अभी जो करना है वो करना है, तो दैट विल ड्राइव यू। वो तुमको आप लोगों को सिर्फ ड्राइव करेगा एक मतलब एक पर्टिकुलर थ्योरी की तरफ। उससे बचना है थोड़ा सा और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना, सो दैट यू बिकम अ प्रैक्टिकल इंजीनियर। तो इसी डायरेक्शन में वी आर मूविंग टुवर्ड्स नाउ। अभी एक न्यूज़पेपर कटिंग लगाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि 95% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो है वो नौकरी के लायक नहीं है। ये काफ़ी पुराना पुराना पेपर था, आप देख सकते हैं, इस 5/6/2018 का है। तो मतलब ये ट्रेंड काफ़ी पहले से चल रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा जो भी है प्रॉपर्ली, तो उसमें प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है और ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान दिया जाता है। इसकी वजह से लोग मतलब एक्चुअली में वो लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, और जिसके चलते प्रैक्टिकल नॉलेज कम होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे जब वो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो दे डोंट हैव एनीथिंग विद देम। उन लोगों के पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू फेच एनी जॉब। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आखिर ऐसा हो रहा क्यों है? वाई ये जो हमने अभी टेम्पलेट्स बताया था आपको कि ये 24 पे या 94% या 80% जो लोग हैं वो नौकरी नहीं ले पा रहे हैं या फिर डिस्टर्ब मतलब उस काबिल नहीं है, तो मेन रीज़न उसका यही है कि lack of practical knowledge। The main reason behind this is the lack of practical knowledge। प्रैक्टिकल नॉलेज ना स्कूल में मिल पाता है ना कॉलेज में मिल पाता है। और आप जब काम करने जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत पड़ जाता है। तो ये अनबैलेंसमेंट होने के कारण जो है ये प्रॉपरली कोप अप नहीं कर पाते हैं लोग, और ये इस डिफिकल्ट सिचुएशन में वो लोग लैंड करते हैं। तो आवर इसमें होता है क्यों है? बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम हैज नॉट बीन एबल टू कोप अप और मैच इटसेल्फ विद द प्रेजेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से। अभी कुछ मतलब अगर आप देखें तो 4-5 साल में एंड्रॉयड का वर्जन को देख लीजिए कैसे चेंज हुआ है। एंड्रॉयड, जेली बीन, लॉलीपॉप, किट कैट, और अभी क्या चल रहा है ट्रेंड में। तो मतलब ऐसा माना जाए कि हर एक 6 महीना में टेक्नोलॉजी बदल जा रहा है, लेकिन क्या उसी रेट से क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है? नहीं, वैसे नहीं चल रहा, क्योंकि 10 साल पहले जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे थे आज भी वही पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये चीज जो टेक्नोलॉजी में जो चेंज हो रहा है और जो हमारे सिलेबस में या बुक्स में जो चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग मतलब कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। और अनटिल अनलेस आप प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को मैच नहीं कीजिएगा तो फिर आगे फ्यूचर में तो आप किसी के लिए मतलब कोई भी कंपनी के लिए काम नहीं कर पाइएगा। तो इस ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने को, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम तो ज़्यादा करेगा नहीं, तो आपको खुद से करना पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है। तो दिस वेरी डिफरेंस बिटवीन, ये जो बहुत बड़ा जो डिफरेंस है बिटवीन आवर एजुकेशन सिस्टम एंड चेंजिंग टेक्नोलॉजी, दे आर द मेन रीजंस फॉर द इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत बड़ा एक कारण है जो इंजीनियर्स बहुत अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो मतलब कह लीजिए कि 20-30 साल से बदला ही नहीं है, वो ऐसे ही चल रहा है। अभी भी हम लोग बहुत से आउटडेटेड प्रोसेसर अभी भी पढ़ते हैं, जैसे कि एक प्रोसेसर है 8051 एक्मेल का, उसको अभी भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा आज के। आज बहुत हाई एंड प्रोसेसर आ गए हैं, तो पढ़ाया कुछ जाता है और आप वैसे ही मतलब निकलते हैं, तो फिर कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ पे करना कुछ और हो जाता है, तो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से ये मुश्किल हो जाती है। हेलो अभिषेक। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है, आप बोलिए। ठीक है, तो
बिल्कुल कोई ऐसा लगता है, लग रहा है कि बिल्कुल मतलब मैं अकेले बात कर रहा हूँ तो वो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। नहीं 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 सर ठीक है, बोलिए, बोलिए आप हम लोग सुन रहे हैं। इसलिए प्रॉब्लम बोलिए। थोड़ा फेस हो जाता है। ठीक है। सो द मैसेज अभी जो हम मैंने बताया कि जो चेंज इन टेक्नोलॉजी हो रही है और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम कॉप अप नहीं कर पा रहा है, तो भाई हम क्या करें? तो ये एक चीज़ तो ये है कि हमको अपने आप को गेयर अप करना पड़ेगा, अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे सो दैट वी आर एबल टू कोप अप और वी कैन मैच विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो एक मैसेज बहुत क्लियर है, अगर इन चीज़ों को देखा जाए, मैसेज वेरी क्लियर। इफ यू वांट टू सिक्योर आवर फ्यूचर इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, then we have to give equal importance to practical knowledge। ये मैसेज बहुत बड़ा क्लियर हो चुका है कि अगर आपको मतलब सिक्योर करना है अपना फ्यूचर को इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो सिर्फ डिफरेंट फील्ड के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, तो मैं अभी फिलहाल इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो अगर इंजीनियरिंग फील्ड में ही आपको फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे इक्वली इम्पोर्टेंस मतलब आपको देना पड़ेगा। जो और वो प्रैक्टिकल नॉलेज आप कैसे लाइएगा या कैसे कीजिए वो आप पर निर्भर कर रहा है, करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल और कॉलेज तो प्रोवाइड नहीं कराएंगे, कभी नहीं करेगा वो लोग, तो आपको एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मैच विद द स्टैंडर्ड। आज क्या है, टुडे मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, मेजॉरिटी दैट आर टेलिंग यू 80% when they are rejected by MNCs and engineering good companies, they start looking for their career in banking, call center, R&D, SSC, taxi driving, technical support, etc. ठीक है, तो इन फॉर विच अ नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री इज सफिशिएंट। अब फाइनली करते क्या है कि जो इंजीनियर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद जब जॉब के लिए जाते हैं तो मतलब 80% रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज। ये फंडा है। तो वो क्या एक्चुअली करते हैं हम वो यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि इसका रीजन क्या है जो लिखा हुआ है बैंकिंग कॉल सेंटर, ये बहुत अपर लेवल का हो गया। हम अपने कॉलेज का एग्जांपल देते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे लोग हैं जो क्लास 10 के ही हैं पर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज पता है, लेकिन जब हम गए थे बीटेक करने तो हमको कुछ नहीं पता था कि ऑर्डिनो क्या होता है, सी क्या होता है, सी प्लस प्लस क्या होता है। और फर्स्ट ईयर में तो 11-12 कहीं पढ़ाता है और कॉलेज में उतना ये पढ़ाई नहीं हो पाता है। एग्जैक्टली यही बात है। और किसी को भी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता है, 1-2% ही स्टूडेंट रहते हैं जिनको वो नॉलेज आ पाता है। और एट लास्ट मेरा जब 4th ईयर बीता तो हम अपने बैच में देखे कि बहुत सारे लोग सेल्स का जॉब कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ तक कि रेपिडो आप लोग सब जानते होंगे, रेपिडो ये चलाने के लिए मजबूर है सब। आखिर क्यों? उसका एक ही रीजन है, मेन रीजन है कि आपके पास कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो। क्योंकि कोई भी कंपनी आता है आपसे, खास करके इंजीनियरिंग में आईटी फील्ड का कंपनी आ रहा है, एक कोर कंपनी बहुत कम आता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज रहना एकदम वो कंपलसरी है। सो दिस इज द मेन रीजन ना कि आप देखिए होता क्या है कि आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं या फिर कुछ कर लेते हैं, तो बाय द टाइम यू हैव एग्जॉस्टेड अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम, तब इसके बाद आपके ऊपर प्रेशर भी बिल्डअप होने लगता है। तो फिर इसके बाद वो आदमी समझ नहीं पाता है, फिर छोटे मोटे काम में लग जाता है, जो कि जिसके लिए एक नॉर्मल ग्रेजुएशन का डिग्री सफिशिएंट होता है। तो फिर इसको क्यों मतलब इस चीज़ को हम पहले क्यों ना अवॉइड करें? अगर हम जानते हैं कि ऐसा हो रहा है देन वी शुड अवॉइड, हम लोग पहले से ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और अवॉइड करना पड़ेगा चीज़। अभी प्रेजेंटली मार्केट में जो है प्रेजेंट टेक्नोलॉजी इज रूलिंग दिस मार्केट। अभी जो मार्केट को रूल कर रहा है वो है आपका रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर, पीसीबी डिजाइन। ये 4 फील्ड ऐसे हैं जो फिलहाल अभी पूरे इंडस्ट्रीज को लीड कर रहे हैं हर जगह। एक और है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है वो इनफैक्ट एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ही आ जाता है, इसलिए मैं आप आउटसाइड में मेंशन नहीं किए इसको। एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ आ जाता है। दैट आई विल कवर, मैं इसको आगे कवर करूंगा इन चीज़ों को। तो मैं अभी यह कहूँगा कि मैं एक एक करके सबके बारे में थोड़ा बताऊंगा सो दैट यू गेट अ लिटिल वाइडर पिक्चर कि ये है क्या। रोबोटिक्स खैर आप थोड़ा मोड़ा जान रहे हैं, एम्बेडेड सिस्टम क्या है ये आप लोगों को नहीं पता है, बट दिस इज अ वेरी
इंटरेस्टिंग फील्ड एंड इट इज अ वेरी कॉमन टर्म दिस डेज। ये बहुत ही मतलब ज़्यादा कॉमन टर्म हो गया आज के डेट में इसको लेकर के, और दिस इज अ वास्ट ग्रोइंग फील्ड। तो फिलहाल मैं अभी रोबोटिक्स के बारे में कवर करूंगा, एंड बाय मूविंग ऑन द स्लाइड्स we'll come to the embedded system and as well as microcontroller and PCB design. Scope of robotics. तो रोबोटिक्स के बारे में तो मैं बता रहा था आपको, तो स्कोप क्या है इसका? स्कोप ऑफ रोबोटिक्स। स्कोप रोबोटिक्स इज रैपिडली ग्रोइंग टेक्नोलॉजी व्हिच कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। टुडे वी हैव रोबोट्स एवरीवेयर फ्रॉम वॉर फील्ड्स टू किचन। अभी आप देखा जाए तो मतलब रोबोट्स का एग्जांपल अगर लेने लगे तो वो हर जगह पड़ा हुआ है, चाहे वॉर फील्ड में जाइए या फिर किचन तक जाइए, रोड पे या फिर प्लांट्स में, फैक्ट्रीज में, हर जगह है। बट देयर इज सम डिफरेंट फॉर्म, यू माइट नॉट बी नोइंग इट, सम और अदर फॉर्म में वो है, दैट व्हिच आई विल एक्सप्लेनिंग राइट नाउ, ठीक है। तो एक एग्जांपल जब आप देखिएगा तो पता, अच्छा ये भी रोबोट है, मुझे पता ही नहीं था यार ये भी रोबोट है। तो कुछ चीज मैं धीरे धीरे कवर करूंगा और बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। they have already they have already started replacing human beings in certain workplace। अब रोबोट्स करता क्या है कि मशीन मतलब एक ऐसा मशीन होता है जो मतलब एक आदमी का वो काम मतलब खुद मतलब कर देता है। दैट मींस क्या, he is that robot is capable of replacing human being from its workplace। जहाँ वो चार आदमी काम कर रहे थे, अब वहाँ एक मशीन डाल दिया जो वो मशीन अकेला काम कर रहा है चार आदमी का, दैट इज अ रोबोट। वो चार आदमी का काम करके दे रहा है हमको। तो हर जगह जो अभी मशीन लर्निंग या ऑटोमेशन भी आप इसको कह रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस अ फोरकास्ट इज मेड। अब क्या है कि इन द नेक्स्ट 20 इयर्स रोबोट विल ईट अप हाफ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जॉब। अभी क्या है कि मतलब हर जगह मशीनरी को इम्प्लांट कर रहे हैं। जहाँ मुझे 10 आदमी चाहिए थे, मैं वहाँ पे एक मशीन लगा दे रहा हूँ और वो उसका काम कर दे रहा है। इसीलिए ऐसा फोरकास्ट में कहा जा रहा है कि भाई अगले 20 सालों में जो है मतलब आधा एम्प्लॉयमेंट ये रोबोटिक्स ही खा जाएगा, क्योंकि ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों एवरीवेयर यू विल पुट द मशीन बिकॉज यू डोंट हैव टू, आप लोग को डिपेंड, रोबोट लगाने से बहुत सा फायदा हो जाता है हमारा। हमको उस पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, उसको जैसा कमांड देंगे वो कर देता है, मुझे उसको सैलरी नहीं देनी पड़ती है। वो मेरे उसको सिर्फ एक प्रोग्राम करना पड़ता है, उसको करंट देना है और मेंटेनेंस करना है, बस उतना ही मेरा काम है, बाकी करेगा। तो लॉट ऑफ बेनिफिट्स। कोई भी चाहेगा कि भाई वो अपना काम सस्ते में या फिर रिलायबिलिटी से करवाएं, तो इसीलिए अब मशीन इतने तेजी से हमारे कल्चर में घुसते जा रहे हैं कि अगले 20 साल में ऐसा हाल हो जाएगा कि जो एम्प्लॉयमेंट तो ऐसे ही अब कम है वो और भी कम हो जाएगा। तो इट्स बेटर है कि अगर ऐसा चीज़ होने वाला और हम जान रहे हैं तो हम उसी फील्ड की तरफ बढ़ें और रोबोट बनाने या फिर रोबोट मेंटेन करने या फिर उसके और पार्ट्स को डेवलप करने की तरफ ध्यान दें, ताकि मेरा वो मतलब जॉब का फील्ड उधर में सिक्योर हो जाए कम से कम। तो इस चीज़ को लेके इसको बढ़ाया गया। Therefore, it is the best time to adopt this technology to secure our future। तो ये एक अच्छा टाइम है क्योंकि ये हम लोग जान रहे हैं कि आगे में ऐसा होने वाला है, तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर लें ताकि आगे आने वाले समय में हमारा फ्यूचर सिक्योर हो और हम उस अनएम्प्लॉयमेंट वाले जो जो बॉक्स बनाए हम उसमें ना गिरे, बल्कि हम उसमें गिरे जिसमें एम्प्लॉयमेंट वाला बक्सा है, उस कंपार्टमेंट में हम जाके गिरे तो बेहतर है हमारे लिए। तो उसके लिए हमको अभी ही सोचना पड़ेगा। अब ये क्या है भाई, रोबोटिक्स। व्हाट इज रोबोटिक्स? रोबोटिक्स है क्या? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर इंजीनियरिंग। It is a combination of four branches of engineering, which is electrical, mechanical, electronics, and computer science। तो मतलब ये these four are branches of engineering। ये अलग अलग ब्रांच है इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो इन चारों को जब हम लोग रोबोटिक्स का काम करते हैं या रोबोट बनाते हैं तो हमें इन चारों मतलब ब्रांचेस का नॉलेज होना चाहिए, लिटिल बिट और इन डेप्थ, whatever it might be। अगर इन चारों ब्रांचेस का नॉलेज नहीं होगा then you cannot make a robot।
अभी 4 ब्रांचेस को देख लीजिए, 4 ब्रांचेस जो है अलग-अलग, अगर हम लोग पढ़ने जाते हैं, मतलब एक ब्रांच का जो इंजीनियरिंग होता है उसमें 4 साल लगता है, चाहे इलेक्ट्रिकल कीजिए, मैकेनिकल कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कीजिए, कंप्यूटर साइंस कीजिए, कोई भी कीजिए, तो एक इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने में 4 साल लगता है। अगर हम चारों कंप्लीट करेंगे तो कितना 16 साल लग जाएगा। तो फिजिबल तो नहीं है भाई, हम 16 साल पढ़ाई करें तब जाकर हमको रोबोटिक्स सिखाएगा कोई, अभी हम सीखेंगे। तो ये क्या कहता है, तो अभी क्या है, हम वो 16 साल तो हम स्पेंड नहीं कर सकते इंजीनियरिंग में सीखने के लिए, तो हम अभी क्या करते हैं कि अभी से उसको टेकअप करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप बहुत बेसिक लेवल पे हैं, इंजीनियरिंग लेवल पे नहीं पहुंचे तो बेसिक लेवल पे हैं, तो यहीं से वो जो कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की, वो बाई पीस आपको दी जाती है, सो दैट यू स्टार्ट अडॉप्टिंग एंड लर्निंग, एंड बाय द टाइम यू कंप्लीट इंजीनियरिंग, यू आर इन अ पोजीशन कि आपको एक पोर्शन जो है सभी ब्रांचेस का आ जाता है थोड़े थोड़े, सो दैट जब आप कंप्लीट निकलते हैं तो आपको मतलब चारों ब्रांचेस का लगभग एक वाइड नॉलेज मिल जाता है, सो दैट यू कैन कम आप कंप्लीट कर पाते हैं और अपने इस मतलब रोबोटिक्स टर्म से डील कर पाते हैं और एक कंप्लीट बना पाते हैं। तो रोबोटिक्स इन होम, अगर रोबोटिक्स इन होम देखा जाए तो जैसे मैंने बोला कि रोबोट्स एवरीवेयर हैं, चाहे तो आप वर्क फील्ड को ले लीजिए या किचन को ले लीजिए या खेतों को ले लीजिए या रोड को ले लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में रोबोट्स पड़े हुए हैं। अब रोबोटिक्स होम कहाँ कहाँ है, तो अभी आप लोगों ने किसी कभी ने रोबोटिक्स वैक्यूम क्लीनर के बारे में सुना है? एक somebody, अगर कोई जानता है थोड़ा मोड़ा तो अपना माइक को ऑन करके बता सकता है थोड़ा मुझे इसके बारे में। हाँ जानते हैं, रोबोटिक्स वैक्यूम क्लीनर बहुत सारे कंपनीज बनाते हैं, जैसे आज एलजी का भी एक होम बॉट है। अच्छा। तो उसमें भी जैसे आप उसको रोबोट को अगर ऑन करके आप लीव कर देते हैं तो वो पूरे घर का अल्ट्रासोनिक सेंसर उसमें लगा रहता है। फिर और भी कैमराज लगा रहता है, जिससे कि अ, और बेटर उसको पता चल पाता है कि सामने कोई सामान आया है कि नहीं। और फिर एक वो खुद से मैपिंग कर लेता है पूरे रूम का, ताकि वो अच्छे से पूरा एग्जैक्टली रूम को एग्जैक्टली सही है, हाँ। ग्रूम कर सके। एग्जैक्टली ये वही चीज़ है। ठीक है, तो ये बहुत सी कंपनी जिसको बनाती है, जिस कोई और भी कुछ बोलना चाहता है क्या यहाँ पे? इज एनीवन, कोई और कुछ बोलना चाहता है? ओके, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। अब इसमें क्या, बहुत सी कंपनी इसको बनाती है, रोबामा है या फिर आई रोबोट है या फिर बहुत सी, तब देखिए इसका वेन वी इन, अब ये जैसे ही हम मतलब घर में ले आते हैं तो एक हमारा ये फायदा हो गया कि भाई हमें जो मेड हमारे घर जो साफ सफाई करने आता है तो उसकी तो छुट्टी हो गई भाई, आपका डिपेंडेंसी खत्म हो गया उस पर। आप इसको रिमोटली कहीं से भी ऑन करके ऑफ करके अपने घर साफ करवा लीजिए, और फिर आपका मतलब ना उसको सैलरी देना है ना कुछ देना है, ना डिपेंडेंसी है कि कल मेड आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा। तो इस वे ये बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहा है, और हमारे अंदर हमारे हमारे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आके हमारे करिकुलम में भी घुस जा रहा है ये। तो उसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं जो मतलब रोबोटिक्स हमारे घर में डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे लग रहा है ये रोबोटिक्स डॉग है, आप यहाँ देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि भाई सब बहुत लोग तो ये भी हो गए हैं कि हम कुत्ता भी नहीं पाल रहे हैं, तो दे आर गेटिंग रोबोटिक्स डॉग विद देम। तो ये भी ऐसा वैसा ही एग्जैक्टली मिमिक्री करता है जैसा एक डॉग कर सकता है। अब डॉग के साथ रखने में प्रॉब्लम ये है कि उसको वो घुमाने ले जाना पड़ेगा या फिर कुछ और, मतलब अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लोग वो कर रहे हैं, सो दैट डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। तो दिस इज एग्जांपल वेयर रोबोटिक्स इन एग्रीकल्चर। अब आप एग्रीकल्चर फील्ड में देखिए तो बड़े मतलब ये कोई कल्टीवेशन के लिए हो रहा है, यूज हो रहा है हर जगह। अभी तो ड्रोन से पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे कर रहे थे, और अभी तो ड्रोन का एक्सटेंसिव यूज हो रहा है आपका सैनिटाइजेशन में। तो भी एक बेस्ट एग्जांपल है रोबोट्स का, जो हमारा डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा अंदर घुस चुका है। रोबोट्स इन हॉस्पिटल्स, तो अभी
अभी अब ऐसा है कि मतलब मेडिकल थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव, मेडिकल बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और हर हर किसी के पॉकेट में नहीं होता है। मेडिकली ट्रेन जो डॉक्टर हैं तो जो वेल इक्विप्ड होते हैं, दे कैन नॉट रीच एवरीवेयर। अब आप किसी को, अगर आप कोई बीमार पड़ता है या किसी को कुछ भी होता है, तो एवरीबॉडी वांट द बेस्ट ट्रीटमेंट, सभी को बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए होता है। सभी यही चाहते हैं कि जो बेस्ट सर्जन है, जो बेस्ट डॉक्टर है, वही हमारा इलाज करे। तो अब बेस्ट सर्जन या बेस्ट डॉक्टर ऐसे अबंडेंस में तो होते नहीं है, ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा नंबर्स में तो होते नहीं है। ज़्यादा नंबर्स में नहीं होते, लेकिन पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नंबर में हैं। तो हाउ दे विल ट्रीट? अब उनके लिए ये फिजिबल नहीं है कि हर आदमी के पास जा जाए कि वो उसका ट्रीटमेंट दे पाए। तो अभी ऐसा मतलब सेटअप बनाया गया है कि द पर्सन, द डॉक्टर सिटिंग इन वन प्लेस, एक 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 वर्ल्ड के एक कॉर्नर में बैठा रहेगा, और अगर इक्विपमेंट सेटअप रोबोटिक्स मशीन अगर नेक्स्ट कॉर्नर में रहेगा तो वहीं से यहाँ ऑपरेट कर लेता है। ये द विंची नाम का एक रोबोट है जो इंडिया में भी 2-3 जगह आ चुका है। इनफैक्ट बैंगलोर में था, बैंगलोर में है, दिल्ली में है, या फिर कुछ कुछ जगह पे आया हुआ। तो द फैसिलिटी ऑफ दिस, if a doctor is sitting in US or somewhere else or any part of the country, any part of the world, ये वहीं से इस सेटअप के थ्रू ऑपरेट कर लेता है और मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट किसी को मिल जाता है, जो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो हियर आल्सो रोबोटिक्स हैज प्लेड अ वाइटल रोल एंड दे आर हेल्पिंग ह्यूमन बीइंग्स इन द ग्रेट वे। तो ये एक एग्जांपल था जहाँ पर रोबोटिक्स मेडिकल फील्ड में यूज हो रहा है। Similarly, the armed forces हैं, they don't know much about the technology, लेकिन आए दिन क्या होता है, उनको कुछ ना कुछ न्यू मशीन्स बनानी पड़ती है, तो they are very keen in taking this trainings। तो उन लोग को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है ताकि बेसिक जो अभी वो मान लीजिए कि आईडी डिस्पोज करना है या फिर डिफ्यूज करना है, तो हर जगह तो मशीन तो आ नहीं सकता है। सो वी ट्रेन देम, हम लोग ऐसा ट्रेनिंग देते हैं या कुछ करते हैं ताकि जो भी उनके पास है पड़ा हुआ स्मॉल मटेरियल, उसी से वो कुछ बना पाए और वो काम कर पाए। दिस इज द इवेंट, द ट्रेनिंग इवेंट व्हिच वी हैड इन पटना। अभी रिसेंटली हम लोगों ने हेल्ड किया था सेलफोन कंट्रोल रोबोट का, जिसमें एक्सटेंसिवली लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और उसका एंड दे वर वेरी कीन टू लर्न दिस थिंग्स एंड इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर us as well as them to get the good knowledge. रोबोटिक्स इन आर्मी एंड डिफेंस, तो आर्मी एंड डिफेंस में तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज होता है इन चीज़ों का। देखिए, so these are the robots which are used for defusing the bombs, for carrying the payloads। अब इसमें हजारियत ये नहीं होता, अब इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि एटलीस्ट वी डोंट पुट अ सोल्जर्स लाइफ इनटू डेंजर, बिकॉज यहाँ पे हमेशा यही डेंजर होता है कि व्हेन यू सेंड द सोल्जर्स टू सम प्लेस, उनकी जान माल के खतरे होते हैं। लेकिन अगर रोबोट भेज दिया जाता है तो वहाँ पे वो चीज़ लाइफ ऑफ लॉस का मतलब लाइफ ऑफ लॉस की रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है। हियर यू कैन सी, अभी यहाँ पे जो पे ये एक बैकपॉट है आई रोबोट का बनाया हुआ, दिस इज यूज्ड फॉर डिफ्यूजिंग बॉम्ब्स। The next one which you see, this is a robot made by Foster Miller। इसमें गन वगैरह अटैच रहता है। So instead of sending soldiers to the forefront, they send now one can the robot itself and which can do the work। इसके राइट साइड में भी यही है, बैकवर्ड ही है यहाँ पे, जिसको एक मिलिट्री पर्सन ऑपरेट कर सकता है रिमोटली और कैन हेल्प इन डिफ्यूजिंग द बॉम्ब्स। ये रिमोट सर्विलेंस के लिए यूज होता है, ड्रोन आपको पता ही है। तो नाउ रोबोट्स इन स्पेस मिशन में एक्सटेंसिवली रोबोट्स को यूज होते हैं। अभी अभी रिसेंटली हम लोग चंद्रयान भी भेजा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लैंड करने से पहले ही वहाँ पे क्रैश हो गया। बट अदरवाइज वी कुड हैव सीन सम मोर बेटर इमेजेस, बट दिस आर द इमेजेस which are already there। Like first one is this is the one which was sent to the moon। The second one which you can see is still present on the Mars। name is Curiosity। ये रोबोट अभी भी Curiosity मार्स पे घूम रहा है और डेटा कलेक्ट करके हम लोग को भेज रहा है। ये तो मून मिशन का एग्जाम, मून मिशन पे जो गए थे
उस समय का ही इमेज है। तो मतलब अब मैं ये कह रहा था कि भाई एक्सटेंसिवली ये हर जगह यूज हो रहा है, रोबोट्स का इस्तेमाल कहीं भी छुपा नहीं है। इंडस्ट्रीज में देखिए अभी यहाँ पे ये ये उबेर के ड्राइवरलेस टैक्सी है जो ऑलमोस्ट जापान में या और कहीं कहीं चल रही है। हिंदी से जैसे अभी अपने टैक्सी बुक करते हैं ऐप के थ्रू उबेर पे, तो वहाँ ड्राइवर होता है, बट इन दिस केसेस दे आर ड्राइवरलेस टैक्सी। सो वन इफ यू बुक, अगर आप ऐप से बुक करते हैं तो वहाँ पे कमांड कंट्रोल सेंटर से डायरेक्ट मतलब ये टैक्सी आपके दरवाजे तक खुद आता है और फिर आप इसमें बैठ के अपना डेस्टिनेशन सेट कर देते हैं तो वहाँ तक लेके छोड़ के चला आता है। इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है। वीडियो वन आप यहाँ देख रहे हैं तो ये है कि जो रेस्टोरेंट में यूज हो रहा था। एक वाइड पिक्चर ये है कि रोबोट्स हैव कम एवरीवेयर। अभी मैं जो बाकी स्लाइड्स में आपको जो एग्जांपल्स दिखा रहा था कि वॉरफील्ड में है, मिलिट्री में है, या फिर स्पेस में है, या किचन में है, या स्पोर्ट्स में है, इट इज जस्ट अ वे। भाई बस ये दिखाना चाह रहा था कि रोबोट्स का इंटरवेंशन हर जगह हो चुका है। अगर आप नजर उठा के देखें तो आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह ही आ चुका है। और अगर आपको अगर आप इस फील्ड की तरफ नहीं आगे आइएगा या फिर नहीं सोचिएगा इसके बारे में, तो आगे चल के क्योंकि ये पूरा कॉन्कर करने वाला है चीज़ों को, ये मतलब एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाला है, तो आपको मुश्किल में डालेगा। तो बेहतर है कि अगर हम जब जान रहे हैं, हम सब देख रहे हैं अभी से और आगे का फ्यूचर हम समझ पा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर टू गो विद दिस फील्ड एंड start learning and knowing about this field. So these are the some of the robots which we generally design and we put forth. जैसे कि सेल फोन कंट्रोल, अभी जैसे कि आप वहाँ पर देख रहे हैं ये वैक्यूम क्लीनर की हम बात कर रहे थे, तो दिस इज द वन चीज। देखिए यहाँ पर है ऑटोनोमस रोबोटिक्स वैक्यूम क्लीनर। इट इज अ प्रोटोटाइप, ये एक प्रोटोटाइप का है जिसमें मतलब ये भी ऑलमोस्ट वही फंक्शन करता है कि once you switch it on, it has got यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं जो इसको मैप करता है, and then without getting hit by any of the obstacle, it collects the dust। इसके नीचे एक वैक्यूम लगा हुआ है, वो डस्ट कलेक्ट करता है और अपने कंपार्टमेंट में जमा कर देता है। सो द थिंग इज कि अभी अगर आप खरीदने जाइएगा इस सब चीज़ों को, जैसे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को या फिर किसी किस्म का रोबोट को खरीदना, तो ठीक है खरीद लीजिएगा, बट नोबडी इज गोइंग टू टीच यू द टेक्नोलॉजी और how the things are made, how the things are implemented, how it works, on which principle it works। ये आपको कोई नहीं बताने वाला है। खरीद के ठीक है आप खरीद लीजिएगा, ले आइएगा, यूज कर लीजिएगा। लेकिन हम वी आर फोकसिंग ऑन, हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि भाई उसकी टेक्नोलॉजी को बताया जाए। वी शुड स्टार्ट टीचिंग द प्रिंसिपल हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, ये कैसे काम कर रहा है, आप इसको कैसे बना सकते हो। अगर आप इस तरह से 4 चीजों को बनाओगे तो कल के डेट में आप 5वां खुद से बनाओगे। दैट व्हाट वी आर फोकसिंग, हम लोग ये सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन टू टीच यू इन दैट वे सो दैट यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द टेक्नोलॉजी। हम ये चाह रहे हैं कि आप ये सीखो और आप कल की डेट में टेक्नोलॉजी का प्रोड्यूसर बनो। यू शुड बिकम प्रोड्यूसर ऑफ टेक्नोलॉजी रादर देन अ कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, वी आर जस्ट कंज्यूमिंग द टेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है, जूम ऐप आया है, बहुत बढ़िया है, चलो यूज कर लेते हैं। अभी सोचा कैसे बनाया है इसने, हमको बनाना होगा तो हम क्या करेंगे। आज वो जूम ऐप बनाया तब जाके मिलियंस कमा रहा है ना, तो कोई तो सोचा इसके बारे में। उसी तरह से कोई भी मशीन आ गया हमारे घर में, चलो हमने खरीद तो लिया भाई, बढ़िया बात है, पैसे से खरीद लिए, लेकिन कल के डेट में हमको भी तो, हम हमेशा खरीद तो सकते नहीं है, हमको भी तो अपने सर्वाइवल लिए कुछ बना के बेचना पड़ेगा, तब जाके हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे। तो भाई उसके लिए तो कुछ टेक्नोलॉजी जानना होगा तब ना बना पाएंगे। वही चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि वी हैव टू बिकम अ प्रोड्यूसर ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट द कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये थॉट दीजिए कि भी हमको सीखना है, बनाया कैसे जाता है, प्रिंसिपल क्या है। अगर हम आज 4 बनाते हैं तो कल हम 5वां खुद से बना पाएंगे। These are the some of the examples which are very critical to create what we have created, we have done it, and the way इसके principles पे बताए जाएंगे later on कि कैसे करता है, and we will let you know and we will let you do the work।
तो अब ये चारे जो मैंने आपको बताया एग्जांपल्स और ये रोबोटिक्स के बारे में, तो अब यहाँ पे ये होता है कि व्हाट वी डू एंड हाउ कैन वी हेल्प यू। तो ये सब मैंने बताया कि भाई एग्जाम मतलब रोबोट्स हर जगह पड़े हैं, ये काम अच्छा कर रहा है, आगे फ्यूचर में इसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा और हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमको इसके बारे में सीखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया बात है, बट हम आपको क्या करके दे रहे हैं यहाँ पे, या फिर हम आपको किस तरह से हेल्प कर पाएंगे। वी ऑफर रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग। तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, सो दैट यू गेट practical knowledge and you start making something realistic out of nothing, which will make you a better engineer in the coming time. We will provide everything from every kit, from every circuit diagram. Will make you how to write the code, will make you how to use the microcontroller, will make you how to debug or make a circuit or a PCB, will make you to do everything. But this is a slow process, and it will and the intensity of the training or the curriculum will will become higher and higher as we go forward with you. एक बार में स्टार्ट में ही हम ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। एक ग्रेजुअली एक स्टेप्स होंगे, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होगा, उसके माध्यम से ही आपको मतलब धीरे धीरे करके ऊपर तक लाया जाएगा। अगर आप बचपन में गए होते पहले एक ये भी चीज सीखने के बजाय हम डायरेक्ट किताब से नहीं पढ़ पाते हैं, तो वही स्टेप्स यहाँ भी है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स को कम्प्लीटली डिफरेंट तरह से सीखना, कोडिंग को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे किस लैंग्वेज में कोड करना है, वो सब चीजें ग्रेजुअली धीरे धीरे आएंगी। and will be in a series of sessions and trainings which we will take presently. अभी तो हम लोग वो कोडिंग पार्ट या ट्रेनिंग पार्ट पे कम्प्लीटली फोकस कर पाएंगे, बिकॉज दैट इज ऑफलाइन प्रोसेस। So this was a complete short demo for the robotics. Now let us coming to the embedded system. Has anybody any idea about the embedded system? ये क्या है, ये टर्म कौन सा है, ये क्या होता है, what is this term called? कोई है जो थोड़ा मोड़ा भी इसके बारे में जानता है? Is there anyone? If जैसे एम्बेडेड सिस्टम जैसे कि किसी भी हार्डवेयर में जैसे कोई भी अगर आप छोटा सा भाई क्लीनर ही बनाना चाहें, रूम क्लीनर, उसमें भी पहले हम लोग को हार्डवेयर डिजाइन करना पड़ता है। फिर उसमें हम लोग को माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज करके माइक्रो प्रोसेसर्स उसमें फिट करना होता है। उसके बाद ही वो रन करता है। ये इस टुगेदर ये पूरे सिस्टम को एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। एग्जैक्टली। आपका नाम क्या हुआ? हेलो मोहित। मोहित, अच्छा मोहित, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। एग्जैक्टली वही है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो व्हेन यू से हार्डवेयर, तो जब ऐसे हार्डवेयर कहते हैं तो इसका मतलब है कि हार्डवेयर में बहुत सी चीज हो गए। आपका मतलब मैकेनिकल भी हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गया, आईसी, कैपेसिटर, डायोड, या फिर जो कंप्लीट फ्रेमवर्क हो गया, वो सब हार्डवेयर में आ गया। और सॉफ्टवेयर जो हो गया, इट्स कंप्लीटली कोडिंग पार्ट। So when hardware and software, both of them mixed together, they form a term called embedded system. Yes. तो अभी पहले चीजें काफी एनालॉग थी, पहले चीजें बहुत सी एनालॉग थी, लेकिन अब सारे डिजिटाइज हो गए। तो डिजिटाइज हो गई ये एक अलग टर्म है। यू कैन से पहले सब एनालॉग था, अब सब एम्बेडेड सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो पहले की कार को ले लीजिए, जो बहुत पहले जो कार आती थी, कार में क्या था, सिंपल लाइट का स्विच था, ऑन ऑफ था, और भाई एक स्टीयरिंग रॉड थी, एक और बहुत ज्यादा एसी था, और कुछ था नहीं। लेकिन आज के कार में मल्टी फंक्शंस देख रहे हैं, तो मतलब कम्प्लीटली अलग, मतलब सेंसर्स आ गए हैं उसके अंदर। जैसे ही आप टर्निंग करते हैं तो खुद से इंडिकेटर जल जाता है, या फिर फॉग जैसे ही आती है तो फॉग लाइट जल जाता है। एंड ये जैसे ही एक्सीडेंट का मोड होता है, एयरबैग निकल जाता है खुद से। तो वहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर, एक नहीं बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर को वहाँ पे प्रोग्राम करके डाला जाता है उसके अंदर। तो पहले वो सिर्फ वो एनालॉग हार्डवेयर था, लेकिन अब कम्प्लीटली एक कार जो एक एम्बेडेड सिस्टम का
कैटेगरी में आ जाता है, वो पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट हो जाता है। हेलो, वो मेरा एक क्वेश्चन था कि इसका नाम मतलब एम्बेडेड ही क्यों पड़ा? इसका नाम से हम लोगों को वो क्या पता चलता है? एम्बेडेड का मतलब Embedded is something like when uh, I can. एक पहले से, हाँ, इज देयर एनीवन कोई कुछ बोलना चाहता है, प्लीज बोलिए। Yeah, I want to tell that it is known as embedded system as it is a combination of microcomputer hardware, software, input output peripheral devices. So all the things are embedded in a single system. So it is known as embedded system. Exactly. So it was the right direction he was trying to point out कि embedded system is a completely hard। हाँ, आप अभिषेक पूछ रहे थे कि ऐसे नाम embedded system में क्यों पड़ा, ठीक है। तो वो ऐसा है कि खैर इसके बारे में ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता इस टर्म जो आपने क्वेश्चन पूछा, लेकिन वेरी फ्रैंक टू यू कि इसका नाम ऐसा ही क्यों पड़ा। बट एम्बेडेड इज समथिंग, मतलब कि इसमें होता है कि पहले से कुछ आपके पास पड़ा हो। एम्बेडेड का मतलब ये होता है, लिटरल मतलब डिक्शनरी मीनिंग, आपके पास कुछ पहले से पड़ा हुआ था, आप उसमें कुछ और डाल दिए, इंसर्ट कर दिए। जैसे कि सपोज आपके पास एक रोटी बना हुआ है, कच्चा आटा का रोटी है, ये पका नहीं है, ठीक है। आप क्या किए, उसके ऊपर जो है कुछ और ले लिए, जैसे कि सपोज कि चलिए मिर्चा उठा लेते हैं और उसके अंदर हम पूरा मतलब उसके ऊपर गोल गोल पूरा जो है उसमें खड़ा करके डाल दिए। मतलब कि उसके अंदर मैंने डाल एक पहले से कुछ था, लेकिन उसके अंदर कुछ और घुसा के और डाल के उसके अंदर एक पैक कर दिया। तो ये लिटरल मीनिंग है इसका कि भाई जो पहले से था उसके अंदर कुछ और डाल के उसको फिक्स कर देना। ये एम्बेडेड का रियल मतलब वो है। तो यहाँ भी इसी कॉन्टेक्स्ट में होगा, पहले सारे हार्डवेयर थे, लेकिन अब क्या हुआ, हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर लिया गया, सॉफ्टवेयर को अंदर ले लिया गया उसके अंदर। तो इसके सो दैट इज व्हाई दिस टर्म हैज अपीयर्ड, आई थिंक एम्बेडेड। जो पहले से कुछ था, कुछ और उसमें अंदर घुसा लिया गया, डाल लिया गया, अपने अंदर कंज्यूम कर लिया गया। दैट हाउ इट शुड बी, आई थिंक। बाकी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्यों ये टर्म ही क्यों यूज किया गया इन चीजों के लिए। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सिंस द थिंग्स आर गोइंग ऑन और ये इसके नाम से जाना जा रहा है, रियल मीनिंग यहाँ पे यही आता है कि एम्बेडेड सिस्टम इज combination of hardware and software, and which is in demand in the present days. So we should know about it. It's embedded system is a part of robotic system. ऐसा नहीं कि embedded system और robotic system अलग है। embedded system और hardware मिलके ही robotics बनता है। तो ये मतलब robotic embedded system is a branch है, मतलब ये सीखना जरूरी है, तभी जाके robotics एक बहुत बड़ा cumulative field है, ये बहुत बड़ा चीज है। तो उसके अंदर जो सब ग्रुप्स बनते हैं वो एक एम्बेडेड सिस्टम का सब ग्रुप है। रोबोटिक सिस्टम खुद में एक बहुत बड़ा चीज है और उसके अंदर बहुत सारे सब छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। तो ये जो एम्बेडेड सिस्टम जो है एक छोटा सा ग्रुप है रोबोटिक सिस्टम का। अब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम में भी इम्पोर्टेंस क्या है इसका, जो रोबोटिक्स का इम्पोर्टेंस है वो एम्बेडेड सिस्टम का भी है, ठीक है, उसमें कोई दो मत नहीं है। इनफैक्ट ये ज्यादा ग्रो कर जा रहा है क्योंकि ये छोटे लेवल पे आता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग इज ग्रोइंग exponentially. Already today 90% of the computing devices are in embedded system domain. The growth rate in embedded system is more than 10% per annum. ऐसा statistical data है ये सब, ठीक है। अब ये already we are surrounded by products of embedded system। हम लोग अभी जो है embedded system का प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं जो हम लोग को पता नहीं है ठीक से। जैसे कि ABS सिस्टम इन आवर कार, ABS सिस्टम अभी कार में आता है, वो एक कार तो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन कार में जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे ABS सिस्टम, बहुत से कार में ABS आते हैं, बहुत में नहीं आते हैं। अब तो सारे जो हाईएस्ट सीसी के बाइक्स हो गए हैं उसमें कंपल्सरी कर दिए इन चीजों। तो ABS सिस्टम इन आवर कार इज एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कोई जानता है ABS सिस्टम के बारे में यहाँ पे क्या होता है?
कोई does anybody know what is this ABS system in car? ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। उसका फंक्शन जानते हैं आप लोग क्या, कैसे काम करता है सब? ये एक ही साथ, जैसे 4 चक्का में ब्रेक है तो एक ही साथ प्रॉपर ब्रेकिंग होता है। तो प्रॉपर ब्रेकिंग तो मतलब पहले भी करते थे आपने, जो डिस्क ब्रेक था वो पहले भी वही करता था, तो ये नहीं तो डिफरेंट पहले कैसे तो वो है? होता था जैसे बैलेंस नहीं हो पाता था कि किसी में ब्रेकिंग ज्यादा हुआ किसी में कम हुआ। और एबीएस का बेनिफिट ये है कि एक ही साथ में चारों चक्का में प्रॉपर ब्रेकिंग होगा। देखिए थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ आपको। इसका एक और पहले हाँ हेलो बताइए। एबीएस जो सिस्टम है वो व्हील्स को ब्रेक लगाते वक्त लॉक होने से प्रिवेंट करता है। एग्जैक्टली, दिस इज द वन। ये एक बहुत अच्छा फिगर है कि हाँ ये लॉक होने से प्रिवेंट करता है। बट अब मतलब इसके जब मतलब अब इसको एम्बेडेड डोमेन में इसलिए रखा गया, इसलिए नहीं रखा गया कि बस लॉक होने से रोक देता है, सिर्फ यही कम। इसके अंदर बहुत से मतलब कैलकुलेशन होते हैं। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो कितना स्पीड पे चल रहा है, तो क्या होता है, जो डिस्क जो होता है वो एक बार एक्सपैंड करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब एक्सपैंड करता है तो डिस्क को वो रोकता है, मतलब जो डिस्क ऐसा तो ऐसा ही होता है ना कि आपका डिस्क के ऊपर एक और डिस्क मतलब आपको चढ़ता है तो आपको ब्रेकिंग होता है। तो इनफैक्ट ये सोच लीजिए कि वो एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि बारी मतलब ये जो एक्सपैंड करने का और कॉन्ट्रैक्ट करने का जो उसका मोशन है और जो पीरियड है वो जो है गाड़ी के स्पीड से डिफाइन करता है अपने आप को। मतलब किस स्पीड पे चल रहा है, वो किस स्पीड पे ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ सारा डेटा मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर के पास जाता है, इसके एक माइक्रो कंट्रोलर के पास जाता है। माइक्रो कंट्रोलर सेंस करके सिग्नल भेजता है कितना रैपिडली इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और एक्सपैंड करना है। जैसे कि 1 मिनट में 10 बार कॉन्ट्रैक्ट करना है, 10 बार एक्सपैंड करना है, या 8 बार कॉन्ट्रैक्ट करना है, या 8 बार एक्सपैंड करना है। that depends upon the controller of the ABS system. तो इस यही वजह से ये होता है, जैसे आप सडन ब्रेक मारते हैं ना तो वहाँ लॉक नहीं होता है, वहाँ पे सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द ब्रेक होता है। और उस चीज को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर होता है जो उसको कमांड करता है, जो जिसका डेटा सेंसर के थ्रू आता है उसके पास। तो अभी आप देखिएगा, अभी वहाँ पे एक सेंसर भी रहता है, जहाँ पर व्हील होता है वहाँ पे एक सेंसर भी लगा के रखता है लोग, तो उस सेंसर से डेटा लेता है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जहाँ पे मैकेनिक, जहाँ पर हार्डवेयर तो पहले से था ही, और सॉफ्टवेयर का काम आपका वो कंट्रोल माइक्रो कंट्रोलर कर रहा है जिसके अंदर कोड लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये एक एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट हो जाता है। उसी तरह से सेट टॉप बॉक्स ले लीजिए जो आपके घर में लगा हुआ है, उसमें भी हार्डवेयर है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। वो डेटा को, सैटेलाइट डेटा को लेता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्मेट में। कन्वर्ट करने के बाद एक आउटपुट देता है इन जो आप टीवी में लगा कर देखते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। पेस मेकर, होमलैंड सिक्योरिटी प्रोडक्ट जितने हैं, स्मार्टफोन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आप डालते हैं, वहाँ सारे प्रोग्राम किए हुए होते हैं। तो जहाँ इनफैक्ट प्रोग्रामिंग घुस गया चिप के अंदर, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। स्मार्ट एयर कंडीशनर, अब यहाँ पर आप एक टाइमर लगा हुआ है, आप प्रोग्राम करके छोड़ देते हो कि भाई इतना बजे ऑन हो जाना, इतना बजे ऑफ हो जाना, उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर लेता है। तो दिस ऑल बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। अब प्रैक्टिकल एंड लाइव एग्जांपल है जैसे कि आप ऑटोमेशन सिस्टम जो होता है, जो जनरल आप बना सकते हैं घर पे एक प्रैक्टिकल के लिए, होम ऑटोमेशन सिस्टम, जिससे आप एक ब्लूटूथ कंट्रोल या वाईफाई कंट्रोल मॉड्यूल लगा के आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वो कम्प्लीटली एक एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल होगा। अभी तो यहाँ पे लाइव डेमो नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज दे कुड हैव गिवन दैट डेमो। उसमें ऑटोमेशन आप मोबाइल से कमांड करते हैं, जो भी एक ऐप बनाते हैं, ऐप बना के कमांड करते हैं जो ब्लूटूथ मॉड्यूल को इंटरफेस करता है। आप कमांड करके ब्लूटूथ मॉड्यूल को देते हैं, ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है वो सिग्नल लेने के बाद माइक्रो कंट्रोलर को देता है। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर फाइनली जो है डिसाइड करता है कि कौन सा रिले को एक्टिवेट करना है। कोई भी जिस रिले को एक्टिवेट करना है, फाइनली
वो एक ड्राइवर के थ्रू उसको एक्टिवेट करता है, फिर फाइनली विच इन टर्न रिले जो है एक पर्टिकुलर जो है आप मेरे कोई भी डिवाइस को ऑन या ऑफ करता है। So a lot of series, a lot of things happens here, hardware, software, signals, and all those things. Then products comes out which can be called as a part of micro embedded system. तो ये सारे चीज जो प्रोजेक्ट्स है वो आपको बताया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा, but that will be on the next phase. जिस तरह से एग्जांपल है PLL बेस्ड FM रेडियो, तो PLL इट्स अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। ये फेज PLL का मतलब होता है फेज लॉक लूप, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी में आता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ये कंप्लीटली अलग टॉपिक हो जाएगा फिर आप लोग के लिए। उसमें जो वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है उसको हम लोग RF से डिफाइन करते हैं। ये सिंपल मान के ये चलिए कि ये एक मतलब एक ट्रांसमीटर बनाया जा रहा है कि आप अपने एक मिनी FM स्टेशन आप घर पे क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो कंट्रोलर्स। सो जस्ट मैं आपको बताया, जैसे आपको बताया कि माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम लिखा जाता है, तो व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर्स? तो माइक्रो कंट्रोलर एक स्मॉल कंप्यूटर होता है, लो कॉस्ट कंप्यूटर बिल्ड इन द पर्पस ऑफ व्हिच हैज गॉट एवरीथिंग इन इट। एक छोटा सा चिप जिसके अंदर रैम, रोम, ठीक है, मेमोरी, क्या कहते हैं, और ईपीरोम, वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा मात्रा में होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देख लीजिए, तो यहाँ जो लगा हुआ माइक्रो कंट्रोलर एक चिप है और कुछ नहीं, एक चिप देखने में है लेकिन इसके अंदर सब कुछ है। एक छोटा सा रैम भी है, छोटा सा रोम भी है, ईपीरोम भी है, डिजिटल आईओस भी है, और सब कुछ एक कंप्लीट कंप्यूटर है ये। लेकिन इस कंप्यूटर को यूज कैसे करना है, इसमें कोड कैसे लिखना है, दैट इज अनदर फील्ड। तो वो फील्ड जो है और वो पार्ट जो है, जब आपको मतलब कंट्रोलर्स के बारे में बताया जाएगा, देन वी विल टेल यू। इट इज हियर वेयर यू विल लर्न हाउ टू कोड। आपको कोड कैसे करना है, किस लैंग्वेज में करना है, किस प्लेटफॉर्म पे करना है, एक्लिप्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पे करना है या फिर आर्डिनो प्लेटफॉर्म पे करना है या फिर पिक प्लेटफॉर्म पे करना है या फिर AVR पे करना है, कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कोड करना है, C में करना है, C+ में करना है, जावा में करना है। वो सारे अलग अलग कंट्रोलर अलग अलग चीज को लेते हैं, तो जो बेस्ट सूट करता है हमारे नीड को, जो उसको हम एक्सटेंसिवली अभी प्रेजेंटली यूज कर सकते हैं। स्टार्ट में हम लोग उसी कंट्रोलर्स को लेंगे और उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेंगे और उसी आईडी को लेंगे जिससे हमारा अभी बेसिक का काम चलेगा। तभी फिलहाल जैसे हम लोग शुरू करें तो वो हम लोग लेंगे आर्डिनो को लेंगे या फिर 8051 या पिक को लेंगे। So these are the 3 microcontroller which are extensively used presently by the student and the hobbyist। अगर आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो इंडस्ट्रीज में पिक का एक्सटेंसिव यूज होता है। तो फर्स्ट I'll tell you, I'll let you know some of them, some of you are knowing about the Arduino, ठीक है। तो Arduino लेकर शुरू करेंगे। Then once we are done with this, once we are done with 10 to 12 projects on Arduino, then we will move to some other microcontrollers. There are thousands of microcontrollers in the market, thousands of microcontrollers, सब संभव नहीं है। तो हम लोग अगर 4-5 भी आपको बता पाते हैं तो इसके बाद यू विल बी द मास्टर, यू कैन टेक एनी ऑफ द कंट्रोलर एंड यू कैन प्रोग्राम योरसेल्फ। लेकिन 4-5 तक थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, तो मैं वो चाहूंगा कि वो 4-5 तक मैं आपको खींच के लाऊं, वो 4-5 माइक्रो कंट्रोलर का कोडिंग तक, प्लेटफॉर्म तक, उसके टाइमर्स का, इंटरप्ट्स के बारे में बता पाऊँ। Then you will be in a position to take any microcontroller from the market which you will be doing and you can program anything. तो बेसिकली स्टार्ट में मैं छोटे माइक्रो कंट्रोलर से डील करूंगा और देन विल स्टेप अप टू आगे जाने के लिए। यूज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स, यस, क्या यूज है? दे आर यूज्ड एवरीवेयर। जहाँ ऑटोमेशन होता है वहाँ माइक्रो कंट्रोलर होता है। जहाँ भी कुछ ऑटोमेटिक होता है या ऑटोमेशन टर्म अगर आ गया, उसका मतलब है कि उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर तो है ही, उसके बिना कुछ होगा ही नहीं। तो ये अब इतना मतलब कॉमन हो गया है या फिर इतना मतलब जरूरी हो गया है कहीं भी कि इसके बगैर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना ना के बराबर है।
आपको कंट्रोलर्स का नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर पाइएगा, नहीं तो मुश्किल है। पहले चीजें थी कि पहले जब डिजिटल क्या कहते हैं, अभी देखिए जैसे मैं स्लाइड्स में लिखा दे आर यूज्ड everywhere. Every automation is where automation is required. Presently, all the electronic products contain one or more microcontroller. अभी जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं उसमें एक या एक से ज्यादा माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। आप जैसे आप अगर एडवांस कार ही कोई ले लीजिए, वो महंगी वाली गाड़ी है जो मतलब 12-14 मतलब 14-15 लाख से ऊपर की आती है, कम से कम मूल्य में 50 से 60 माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, कम से कम। तो अब ऐसा नहीं रहा कि भाई गाड़ी खराब हो गया तो मैकेनिक के पास ले जाओ, वो जमाना गया, वो पहले था। अब मैकेनिक तो चाहिए, सही साथ में इंजीनियर भी चाहिए उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि अब सारे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हो चुके हैं। Microcontrollers have made the electronic design very compact, reliable and digital. पहले क्या था, जो माइक्रो कंट्रोलर नहीं था तो एक छोटा जो अभी माइक्रो कंट्रोलर एक काम मतलब जो काम कर रहा है उस काम को करने के लिए पहले एनालॉग सर्किट बनाए जाते थे। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा चिप है जिसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं जो डिजिटली डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन पहले जब ये डेवलपमेंट नहीं हुई थी तो पहले भी कुछ काम होता था, ऐसा नहीं था, लेकिन उसके लिए भी एक्सटेंसिव क्या था, मतलब सर्किट बहुत बड़े हो जाते थे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था उस समय सर्किट्स। अब पहले की जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मेमोरी डिवाइस का, तो जब जब पहला मतलब मेमोरी डिवाइस या रैम बना था या स्टोरेज डिवाइस जो बना था, जो शायद IBM बनाया था, तो उसमें करीब 8 या 7 MB का स्टोरेज था, 8 या 7 MB आई थिंक स्टोरेज था, और उसका वजन था करीब 500 या 800 kg। आज के डेट में क्या है, आज आप एक SD कार्ड ले लीजिए, SD कार्ड पे आप मतलब कितना GB का डेटा भर लीजिएगा पता है। लेकिन पहले मतलब वो 7 से 8 MB फाइल को स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज डिवाइस बनाया था वो उसका वजन था तुम्हारा आपका मतलब 500-600 kg। क्यों? क्योंकि वहां पे एनालॉग सर्किट था, वहाँ सारे एनालॉग सर्किट्स थे, इसीलिए था। आज डिजिटल सर्किट आ गया है तो इसी वजह से पूरा कॉम्पैक्ट हो गया है। और डिजिटल सर्किट मींस माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट। तो एग्जांपल देखने की मतलब कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर से। वेयर दे आर यूज, कहाँ यूज होते हैं माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, इन मोबाइल फोन एज ए प्रोसेसर, ABS इन कार, जहाँ जहाँ एम्बेडेड सिस्टम है वहाँ कंट्रोलर है, सिंपल बात वो है। जैसे कि डिजिटल कैमरा, सेट टॉप बॉक्स, स्मार्ट होम AC, स्मार्ट TV, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, एवरीवेयर। अब कंट्रोलर्स के बगैर इलेक्ट्रॉनिक्स इमेजिन नहीं कर सकते हैं। टाइप्स एंड फैमिलीज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर a lot of microcontrollers available in the market with different families। बेसिक कैटेगरी है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, इस बेसिक कैटेगरी। और भी कैटेगरीज हो जाएंगे आगे चल के, बट ये बेसिक ये बिट वाइज कैटेगराइज किया गया है। ये 8 बिट का, अभी तो जनरली जो हम लोग अभी कोड करेंगे या फिर सीखेंगे वो 8 बिट के कंट्रोलर पे ही कोड करेंगे हम लोग। हमारे जो कंप्यूटर जो आप लैपटॉप यूज करते हैं उसमें 64 बिट का लगा हुआ होता है। अभी कितना बड़ा गैप हो जाता है देखिए। अभी जितना भी आप प्रोसेसर पर डील कीजिएगा या कंट्रोलर पर डील कीजिएगा वो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर पे हम लोग अभी डील करने वाले हैं। 16 बिट 32 बिट हम लोग लेटर करेंगे। So there are different manufacturers, बहुत से मैन्युफैक्चरर हैं जो डिफरेंट तरह के माइक्रो कंट्रोलर बनाते हैं। एटमेल हो गया, माइक्रोचिप हो गया, आर्डिनो हो गया, AVR, NXP, ST, Freescale, Texas Instruments, Samsung, Zilog and many more. There are many companies which make microcontroller और सबका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या प्रोग्राम करने का प्लेटफॉर्म अलग होगा, किसी का एक जैसा नहीं होगा। लेकिन आप 4-5 यदि कर लीजिए तो आप सब करने लगेगा धीरे धीरे। तो इसके बारे में एक्सटेंसिव नॉलेज आएगा, पीरियडिकली आएगा, एक साथ नहीं आएगा। Many of you will be knowing about the Raspberry Pi। बहुत लोगों को तो पता होगा इसके बारे में। Does anybody know about Raspberry Pi? Yes sir,
Yes, sir. Okay. It's a micro motherboard. It's a micro motherboard. Yes, yes. It how many bit of calculation It's that can perform? what? कितने बिट का कैलकुलेशन, वो कितने बिट का आता है? 8, 16, 32, 64 कितने बिट का आता है? वो 16 या 32 बिट का आता है। 32 का आता है। वो ARM बेस्ड प्रोसेसर है उसमें। दैट्स अ वेरी एक्सटेंसिव। और मतलब 1 बहुत GB कुछ। रैम होता है उसका। अभी तो ज्यादा आ गया है। पहले 512 था, अभी 1 या 2 GB अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो कुछ दिन पहले ही इसको लॉन्च किया, क्या मतलब 4-5 महीने पहले इसको 1 GB या 2 GB का रैम में लॉन्च किया गया था। हम जब खरीदे थे तो 512 MB के मेरे पास जो पड़ा है, आई थिंक आई बॉट सम 1 or 2 years back, Raspberry Pi 3 and that is having 512 MB रैम। अभी नया Raspberry Pi 4 भी आया हुआ है। हाँ, तो वही उसमें ही है, ज्यादा रैम डाला हुआ है। तो मतलब एक्सटेंसिव चलते रहता है। ये बहुत, ये जो रास्पबेरी पाई है, ये तो मतलब ये बहुत ज्यादा काम कर सकता है आपका, इसमें बहुत कुछ हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे हैं। रास्पबेरी पाई 3 है, एक ऑरेंज पाई भी है, ठीक है। बीगल बोन है एक, भी इसी तरह का है। इसके बाद हाँ बीगल है, बीगल क्या होता है मेरे को। हाँ, और भी बहुत सारे हैं जिस तरह से, मतलब स्मॉल कॉम्पैक्ट कंप्यूटर बहुत सारे हैं मार्केट में। But these are the Raspberry Pi and Arduino are quite famous in the market. Big people know. So this was a short description about this microcontroller. So I told like every means, if you want to know about the electronics, if you want to get to the field of electronics, microcontrollers are must to know. You have to learn it. There are n number of microcontrollers available in the market, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बेसिक्स या फिर कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स और उसके प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के में बताया जाएगा, सो दैट अगर आप 4-5 सीख जाते हैं तो आपको जो भी आगे मिलेगा आप खुद से क्रैक कर लीजिएगा। इसमें जो है प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाएगा, और भी हर एक आईडी का इंटरफेस बताया जाएगा। इसमें वो आगे हम लोग धीरे से कवर करेंगे। ये एक रफ स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। तो पीसीबी जो है, पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आप लोगों को पता है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक, इट इज यूज्ड टू build electronic devices. It has got two main purpose. इसका दो ही मेन पर्पस होता है। एक, it provides mechanical strength to mount the component. कंपोनेंट जब माउंट करते हैं तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और एक शेप देता है। It provides the means of electrical connection between the component, और इसके बाद ये जो है इलेक्ट्रिकली उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। कोई पीसीबी डिजाइन करता है क्या आप लोग में? कोई जानता है इसके बारे में थोड़ा सा भी? हेलो, नहीं, डिजाइन करना तो नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पीसीबी को सर्किट बनाया। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं तो अगर जब हम लोग पीसीबी के बारे में मतलब घुसेंगे तो ये अलग ब्रांच है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, क्योंकि इसके बगैर कोई इलेक्ट्रॉनिक तो आपसे देखे आज तक देखे ही नहीं होंगे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें पीसीबी तो रहेगा ही रहेगा, उसके बगैर तो चलेगा नहीं। तो ये जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो पीसीबी तो और भी डेडली जरूरी पड़ा था। इसके बगैर तो कोई सर्किट आप बना ही नहीं सकते। तो हाउ टू मैन्युफैक्चर पीसीबी, how to design PCB, what are the software which are used to create the components out of the PCB, वो सारे कुछ कवर किए जाएंगे। इनफैक्ट कंप्लीट PCB डिजाइन कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बताया जाएगा एक्सटेंसिवली आगे चल के आपको। स्कोप, अब इसका स्कोप क्या है पीसीबी डिजाइन का या प्रिंट का? तो भाई ये है कि भाई प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्रॉमिसेस वेरी गुड। मतलब ये देखिए, ये अपने आप में एक अलग फील्ड हो जाता है ये, क्योंकि कोई भी देखिए, पीसीबी इंडस्ट्री प्रोवाइड्स वेरी ग्रेट एंड चैलेंजिंग कैरियर ड्यू टू ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स अभी जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है तो उसका तो कोई अंत है ही नहीं। अगर अंत नहीं तो मतलब पीसीबी का भी कोई अंत नहीं है, ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा, इसका डिमांड हमेशा ही बढ़ेगा। जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स है तो पीसीबी तो रहेगा ही रहेगा, इसके बगैर तो होगा ही नहीं वो चीज़। तो ये भी अगर आप अच्छा से करना सीख गए तो भी आप बहुत बड़ा स्किल गैदर कर लिए। लेकिन हम लोग को सब सिखाएंगे धीरे धीरे, इसको प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हैज ए पीसीबी डिजाइन यूनिट और टीम। कोई भी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें एक पीसीबी डिजाइन करने का एक अलग टीम ही होता है।
और वो टीम क्या करता है, सब जगह बहुत सारे जो डिजाइन इंजीनियर्स होते हैं वो डिजाइन करके देते हैं उसको, वो फिर पीसीबी डिजाइन करता है। तो इसका मतलब एक टीम हर जगह होना ही होना है, इस पे बहुत ज्यादा काम होता है। When a design engineer finishes its electronic design, जब एक डिजाइन इंजीनियर पेपर पे डिजाइन बना लेता है, तब फिर वो डिजाइन फिर जो है पीसीबी डिजाइनर के पास जाता है। वो अपने सॉफ्टवेयर में इसको इंटीग्रेट करके फिर पीसीबी पे डिजाइन करता है, फ्लो बनाता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगेगा, कौन सा कनेक्टिविटी कहाँ जाएगा, कैसे रूट होगा, कैसे सिग्नल प्रोसेस होगा। The PCB design engineer designs the PCB which decide the shape of the PCB, thus the shape of the product. अब वो किस शेप में बनेगा वो भी वो पीसीबी डिजाइन इंजीनियर ही देखता है कि भाई अगर हमको चपकुट बनाना है या गोल बनाना है, रेक्टेंगुलर बनाना है या फिर अनइवन शेप में बनाना है, वो उसी हिसाब से कंपोनेंट को अरेंज करता है। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा व्हेन विल कम टू नो, जब हम इस पे क्लासेस या फिर बताना आप लोगों को सॉफ्टवेयर देंगे कि आप लोग इंस्टॉल कीजिए और आपको ऑनलाइन जब क्लासेस बताएंगे इसके बारे में, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आएगा इन चीजों में। आप लोग एक बहुत ही नीचे एक येलो में कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स cannot be imagined without a PCB, and life and luxury are difficult to be imagined without electronics. तो आप समझ पाए इसका मतलब क्या है? सो हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है। हाँ कि पीसीबी के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पॉसिबल है, क्योंकि मोस्टली जो माइक्रो प्रोसेसर्स है ये सब हम लोग उसी पे सब तो एम्बेड उसी पे करते हैं। लगता है। हाँ, तो हाँ, उसके बिना तो मत है। और और वो आज के लग्जरी का मेन कारण भी हम लोग का ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण जो रोबोट्स बन पा रहा है वही है। बस, तो इसका मतलब है जो आदमी आप लग्जरी की तरफ बढ़ते ही जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और पीसीबी वाला जो लाइन है वहां तो कभी रिसेशन आएगा ही नहीं आएगा। It is always be a evergreen thing. So this was a short description which I wanted to tell you about robotics, embedded system, microcontroller and PCB. ये बहुत ही मतलब ब्रीफ में बताया गया आप लोगों को अभी यहाँ पे। इसका एलोबरेट जो क्लासेस होंगे वो अभी कमिंग सेशन में हम लोग लेके आएंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक अब इसमें अभी तो मैं चारों को मिक्स करके बता दिया, अब वो चारों को मिक्स करके मैं कभी नहीं बताऊंगा। एक रफ आइडिया जो देना था वो मैंने दिया, अभी पिक्चर दिया आप लोगों को, एक रफ पिक्चर दिया। अब उसके अंदर विल गो इन डेप्थ ऑफ इट, हम उसके अंदर जाएंगे और फिर उन चीजों को, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर हो गया तो माइक्रो कंट्रोलर के टाइप्स में जाएंगे, कौन कौन से टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा आईडी पढ़ने वाले हैं, कौन कौन